आपकी जो पहली फिल्म आपको मिली पाठशाला, तो वो कैसे मिली? क्योंकि मुंबई ऐसा शहर है ना, बोल सकते हैं मुंबई में सिर्फ छत चाहिए। तो मैंने फर्स्ट टाइम 435 कैमरा ऑपरेट किया, बड़ा कैमरा था। एक प्राउड फील होता है, एक ऐसा लगता है कि बॉर्डर पे लेके गन लेके खड़ा है जो टेररिस्ट को मारने के लिए, जो प्राउड फील नहीं उठाता है वैसे एक फील हो रहा था। अकॉर्डिंग टू यू कोई फिल्म स्कूल कितना इंपॉर्टेंट है किसी न्यू कमर्स के लिए? तुम इंस्टीट्यूट करते हो ना तो जल्दी आपका ग्रोथ होता है, बट उनके पास तुरंत जाने के लिए, असिस्ट करने के लिए मुझे 4th 5th असिस्टेंट बनना पड़ेगा, वो भी लग बाई चांस। वहाँ तक पहुँचूंगा कैसे? जो नंबर्स है बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो एक्चुअली में सक्सेस कर पाते हैं, काम कर पाते हैं, वो बहुत कम लोग हैं। इसीलिए आपको कोई गॉडफादर बोला जाता है ना, इंडस्ट्री में गॉडफादर होना ज़रूरी होता है। जितने भी अच्छा वर्क करते हो कुछ फ़ायदा नहीं है। तुम्हारी पहचान जितनी है और तुम्हारी बॉन्डिंग किस किस से, डायरेक्टर के साथ, प्रोड्यूसर के साथ है, टीम के साथ है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये और ये कितना डिस्टेंस है? 4 इंच का डिस्टेंस है ना। हाँ। जब आप सोचना चालू करते हैं ना, पहुंच जाते हो। तुम कितना भी हार्ड वर्क करो, कुछ भी करो, लेकिन लक भी इम्पोर्टेंट है तुम्हारे साथ। आज के हमारे गेस्ट है प्रशांत शिंदे सर, जो सिनेमेटोग्राफर हैं और उन्होंने बहुत सारे मूवीज़ में काम किए हैं, लाइक पाठशाला, तो अब तक 56 पार्ट 2, उसके बाद 2611 दैट एक्ट, सत्या 2, वीरप्पन, 12 क्लॉक, सरकार 3। आज के एपिसोड में हमने उनसे बात करी है फिल्म एंड फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो प्लीज़ ये पॉडकास्ट इन तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एंजॉय द शो। फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑन से शूट में कैसा इन्वायरमेंट होता है, वहाँ पे कैसा सीन होता है। देखो, सीन जो प्रिपरेशन पहले किया जाता है, सीन का जो डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, फिर देन डीओपी को क्या बोला जाता है कि एज अ मैं डीओपी मेरे डायरेक्टर को क्या चाहिए, वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बिफोर शूट। देन शॉट डिवीजन, फिर सेट पे जाने के बाद हमें बहुत आसानी हो जाती है कि कोई हमारे डायरेक्टर डीओपी में कोई इतना डिस्कस नहीं होगा। जब हमने प्री किया है तो हमें पता है कि नेक्स्ट शॉट क्या लेना है, क्या नहीं करना है। तो इसलिए मुझे भी थोड़ा लाइटिंग में, शॉट्स लगाने में, लाइटिंग करने में थोड़ा सा ईजी होता है। नहीं होना चाहिए। यस, तो मुझे इजी होता है, टाइम बचता है। वो सब अभी के जो न्यू कमर डायरेक्टर्स है, यंग डायरेक्टर्स है, वो भी अच्छे लेवल पे आ रहे हैं, प्रिपरेशन अच्छे करते हैं, उनका माइंड थोड़ा अच्छा होता है। जो हमारे पुराने डायरेक्टर्स भी है वो भी अच्छे हैं, बट अभी का यंग जनरेशन है तो फॉरवर्ड है थोड़ा। हाँ, उनका आइडिया बहुत एडवांस है। और करेक्ट ये सब अपना प्रिपरेशन हो गया कि प्री प्लानिंग हो गया, कैसे कैसे शूट पे क्या करेंगे, स्क्रिप्ट पे क्या होने वाला है सीन में, ये सब पहले का प्रिपरेशन। बट जब ऑन शूट जिस दिन शूट होता है, उस शूट का जो इन्वायरमेंट होता है, थोड़ा उनको डिस्क्राइब कीजिए। अभी सीन हमें तो बिफोर 1 डे बिफोर दिया जाता है। समझो कोई फिल्म शूट करे, एड शूट करे, तो 1 डे बिफोर हम डिस्कस हो जाता है। तो ऑन फ्लोर जाने के बाद सेट शूट के दिन तो फर्स्ट पहले आते हैं हम, तो देखते हैं कि सेट रेडी है, फर्स्ट थिंग। फिर पीडी हमारे होते हैं अनसेट। ओके। फिर हम लोग पूछते हैं कि वो जो सीन के हिसाब से फर्स्ट शॉट इज़ रेडी, तुम्हारा प्रेप वगैरह सब रेडी है। कोई भी पीडी हाँ बोल देता, नहीं होता थोड़ा सा टचअप कर लेता है, फिर सीन के हिसाब से उनका प्रेप्स ऐड हो जाता है। जो भी ऐड करना है डायरेक्टर को ऐड करना है, रिमूव करना है रिमूव। जैसे मैं फ्रेम, जैसे लाइटिंग मेरा चालू हो जाता है, लाइटिंग होने के बाद फिर मैं फ्रेम डायरेक्टर्स को दिखा देता हूँ। फिर उसके बाद फिर वो सीन चालू हो जाता है, उसमें सीन एक्टर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, एक्टर्स आना शुरू होता है, पूरा टीम प्रॉपरली अपना काम कर लेता है। उसमें इम्पोर्टेंट तुम्हारा साउंड डिज़ाइनर भी है, मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट। उसका वर्किंग प्रोसेस चालू हो जाता है। अभी समझो कोई सीन लेना है, घर के अंदर बैठे, हाँ, एन एग्जांपल यू कैन गिव। कोई घर के अंदर बैठा है या किचन से हॉल तक आना है, हॉल तक डिस्कस करने, कुछ खाने का सीन है, टेबल पे बैठे हम लोग, तो पहले हम लोग किचन का लाइटिंग कर लेते हैं। ओके। फिर देन सिमिलर वही टाइम पे हॉल का लाइटिंग होता है, क्योंकि 1 शॉट है वहाँ से, किचन से डायरेक्ट वहाँ से हॉल में आ रही है, कुछ सम प्लेट्स वगैरह लेके, फूड लेके, व्हाटएवर। तो हिसाब से वैसे लाइटिंग की जाती है थ्रू आउट, स्टार्ट टू एंड तक बैठने तक। तो सेम थिंग तुम्हारा प्रोडक्शन भी, डिज़ाइनर भी वही करेगा। साउंड डिज़ाइनर को भी उनको देखना है कहाँ से कहाँ हमारे, डायरेक्टर्स भी हमारा फ्रेम चेक करेगा जो हमें एंगल्स लगाए। और मोस्ट ऑफ कैसा है कि फिल्म का डिफरेंट है, कमर्शियल का डिफरेंट है। करेक्ट, विल टॉक लेटर ऑन कमर्शियल एंड फिल्म। तो ये ऐसे इन्वायरमेंट हो जाता है सुबह। आपकी स्टोरी के बारे में बात करेंगे कि मतलब आपकी जर्नी क्या रही है, आपने जब स्टार्ट किया था आपकी स्ट्रगल कैसी थी, आपने कैसे स्टार्ट किया,
वो एक प्रोसेस आपकी क्या थी यहाँ तक की, वो उसके बारे में बताइए, ताकि जो हमारे ऑडियंस है, यंग ऑडियंस है, या जो इनको फील्ड में आना चाहते हैं, उनको एक प्रोसेस पता चले कि यहाँ तक पहुँचने के लिए उनका रास्ता क्या है। मैं बेसिकली लातूर से बिलोंग करता हूँ, बट मेरा बोर्न लातूर? बॉटम लातूर से, ओके। मेरा बोर्न बॉटम मुंबई है। मैं मामा के पास ही रहता था। ओके। मेरा 10th 12th तक लातूर में हो चुका। आफ्टर लातूर के बाद मैं मामा के पास आया, तो मामा ने मुझे बहुत हेल्प की, मामा मामी ने। वहाँ होने के बाद जैसे मुंबई आ गया, वैसे तो मुंबई तो आना जाना रहता था मेरा, जैसे हॉलीडेज में। हाँ, हॉलीडेज में, दिवाली में, दिवाली के हॉलीडेज में, या समर के हॉलीडेज़ में, जैसे कुछ भी होता है तो मेरा मामा, छोटा मामा पिकअप करने आता था हमें बचपन से लेके। तो मुंबई मुझे उतना लॉन्ग नहीं था कि बहुत जाना पहचाना, क्योंकि मेरा बॉर्न ही इधर ही हुआ था, बांद्रा में। आना जाना लगा रहता। आना जाना लगा रहता था। तो मेरे मामा बांद्रा पे रहते थे, हम लोग सब अभी भी वहाँ पे ही रहते मेरे मामा। तो उनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। ओके। मेरे मामा की बेसिकली देखा जाएगा तो, क्योंकि मुंबई ऐसा शहर है ना कि हम लोग बोल सकते हैं मुंबई में सिर्फ छत चाहिए। यस, करेक्ट। तुम्हारे पास मतलब पैसा हो, कपड़ा हो, हाँ, कुछ नहीं चाहिए, अगर छत आपको चाहिए। घर मिल गया तो मतलब सेटल हो आप। यस, छत चाहिए। वो छत मेरे मामा की वजह से मुझे मिला, और मामा ने मुझे बहुत हेल्प की। और मेरी मामी भी वैसी थी कि घर में लेडीज़ भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वैसे मेरी मामी भी अच्छी थी। हाँ, इसका है कि जब मुझे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना था मुंबई में, तब होता पैसे की दिक्कत। मेरे पापा सर्विस करते थे LIC में, ओके। जस्ट अभी रिटायर हुए। मेरी मॉम बेसिकली हाउसवाइफ। हाउसवाइफ थी। ओके। बट मेरे लिए, हमारे फैमिली के लिए, जो मेरी सिनेमेटोग्राफी की फ़ीस बहुत बड़ी हाई थी मेरे पापा के लिए, क्योंकि पापा ने हमें अभी तक कुछ कम नहीं किया था। बट होता नहीं, कभी सडनली आ जाता है, एक्सीडेंटली कुछ भी, तो ये मेरा फ़ीस था। बट मेरे पापा ने मुझे इतना भी कम करने नहीं दिया। क्या फीस था उस समय? उस समय का फ़ीस था 3 लाख रुपीज़, 3 लाख रुपीस। 2009 का। ओके। ये इंस्टीट्यूट कौन सी थी? डिजिटल एकेडमी। ओके, अभी भी है? अभी भी है, वहाँ से अच्छे अच्छे स्टूडेंट बाहर निकलते हैं। ओके। हाँ, बट उन्होंने बहुत अच्छी प्लेसमेंट भी दी, हमें चालू किया, प्लेसमेंट उनका बहुत अच्छा होता है। तो मैंने भी वैसे फिर स्ट्रगल, मामा के पास आया, इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, फिर आहिस्ते आहिस्ते क्लास में नंबर, प्रैक्टिकल में मैं एकदम परफेक्ट था, क्योंकि मेरा जो एनवायरनमेंट था ना बांद्रा में, वो सब फैमिली एनवायरनमेंट था। सॉरी, फिल्मी एनवायरनमेंट। हाँ, मतलब आजू बाजू सब फिल्मी लोग थे इंस्टीट्यूट तब, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा इजी हुआ बहुत सारी चीज़ें इंस्टीट्यूट में। इंस्टीट्यूट पास आउट होने के बाद मेरी फर्स्ट फिल्म थी पाठशाला। पाठशाला जो शायद बहुत अच्छी मूवी। मिलिंद के डायरेक्टर थे, बादशाह लाल DOP थे। तब मेरी फर्स्ट फिल्म थी वो मेरी, मैंने उनको असिस्ट किया था फर्स्ट। ग्रेट। उसके बाद ये जर्नी मेरी स्टार्ट हो गई। तो इतना है टचवुड कि मेरा जर्नी थोड़ा सा फास्ट हुआ, क्योंकि मैं ज़्यादा दिन असिस्ट नहीं कर पाया। अच्छा। तुरंत मैं, क्योंकि माइंड फास्ट होने के बाद मैं तुरंत कैमरा ऑपरेट करने लगा, B कैमरा ऑपरेट करने लगा, ऐसे ऐसे सेकेंड यूनिट मिलने चालू हो गया। फिर उसके बाद मुझे ऋषि पंजाबी जो अच्छे DOP है, तो उन्होंने वो साउथ की फिल्म कर रहे थे, सराय नायडू। अच्छा। फिर उसके लिए मुझे उन्होंने सेकेंड यूनिट के लिए बुलाया गया, तो वैसे में साउथ में मेरा एंट्री हो गया। ये क्या है सेकंड यूनिट फर्स्ट यूनिट? कि तुम्हारा कैसे फर्स्ट यूनिट होता है, डायरेक्टर अभी किसी को फिल्म जल्दी कंप्लीट करना है, आर्टिस्ट के पास डेट नहीं है, तो हर सेट पे, बड़े सेट पे 2 यूनिट चालू हो जाता है। एक सेट पे इधर डायरेक्टर्स भी कर रहा है, दूसरा सेट पे सेम फिल्म का दूसरा यूनिट कर रहा है, दूसरा डायरेक्टर आएगा, दूसरा DOP जाएगा। अच्छा, फास्ट काम है। दूसरी शिफ्ट चालू हो जाती है। हाँ ना, दूसरी शिफ्ट भी नहीं बोल सकते, साइमल्टेनियसली हम इधर बैठे हैं, तो दूसरे रूम में दूसरा तुम्हारा कोड का साल है, जैसे सेम ये 2 लोग चल रहे हैं, दो चल रहे साथ साथ चल हैं। यस, इसलिए सेकेंड यूनिट मुझे दिया जाता था। फिर आहिस्ते में सेकंड कैमरा ऑपरेट करना, फिर मेन कैमरा ऑपरेट करना चालू हो गया साउथ में, जिससे ऋषि पंजाबी ने मुझे बहुत सारा प्लेसमेंट दिया, बोल सकते हो मैं गुरु की तरह। अभी उन ऋषि पंजाबी बहुत सारे साउथ में फिल्म्स करते हैं, तो उनकी वजह से मैं भी साउथ में थोड़ा सेटल हो गया था। फिर आहिस्ते फिर कमर्शियल में घुसना चालू हो गया। ओके। तो आपकी जो पहली फिल्म आपको मिली पाठशाला, तो वो कैसे मिली? वो एक DOP थे बादशाह लाल, उनके पास एक आशीष करते थे,
अजित नाम से, वो आया हुआ था। तो मैंने उनको बोल दिया कि मुझे असिस्ट करना है, तो कोई अच्छा डीओपी से तो बताओ। तो उन्होंने बोला मेरे फ्रेंड के पास है बादशाह लाल डीओपी से। तो आई डोंट नो कौन बादशाह लाल है। उस टाइम इतना सोशल नेटवर्किंग नहीं था वहाँ पे। अच्छा। उस टाइम 2010 की बात बोल रहा हूँ, 2010-11 की बात। फिर मैं बादशाह लाल जी को मिला, उन्हें सब क्वेश्चन पूछा, तुमने इंस्टीट्यूट किया तो क्या क्या किया। वो अभी इंस्टीट्यूट से ही निकले थे अभी उस समय। हाँ, मैं इंस्टीट्यूट से पास आउट हो चुका था। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछे सब। हम्म। तो ठीक है, उनको मैं क्वेश्चन आंसर दे दिए। एंड फिर वो हम लोगों ने उन्होंने मुझे तुरंत नेक्स्ट डे बुलाया। उनका शूट ऑलमोस्ट 3-4 डेज हो चुका था स्टार्ट। अच्छा। हाँ, आई थिंक सो 5th डेज में मैंने ज्वाइन हुआ यहाँ पे। तो डायरेक्ट मुझे उन्होंने पहले बोला था कि असिस्टेंट करो तुम फर्स्ट। फिर मैं इंस्टीट्यूट की वजह से उन्होंने 3 दिन उन्होंने देखा मुझे कि मेरा वर्किंग कैसा कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। उस टाइम यंग जोश यंग होता है ना, सब करना है, फोर्स से पास भाग दौड़ करता था, ये करता था फिर से। तो उस टाइम उन्होंने मेरा काम देखा, तो 6 डेज में उन्होंने बोला कि प्रशांत तो यू ऑपरेट बी कैमरा। तो शॉक लगा, सर रियली? यस, बी कैमरा ऑपरेट। तो यार जिनके उनके पास जो असिस्टेंट इतने सालों से थे, उनको भी शौक लगा कि ये बंदा कैसे तुरंत बी कैमरा पे चला गया। तो उसका बेनिफिट था कि मैं इंस्टीट्यूट किया था। हाँ। और क्या था, इंस्टीट्यूट तो है तुम्हारा, बट हम काम भी सेट पे कैसे कर रहे, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो फिर मेरे काम देख के मैं महाराष्ट्र होने के बाद फिर नाना पाटेकर, मिलिंद के डायरेक्टर, वो भी महाराष्ट्र थे, नाना पाटेकर महाराष्ट्र था। तो हमारा बॉन्डिंग बहुत अच्छा बन गया वहाँ पे। तो एक उस फिल्म में थोड़ा सा एनवायरनमेंट था ना मेरा, हाँ। बहुत क्लोज हुआ था शाहिद के साथ, नाना जी के साथ, नाना सर के साथ और मिलिंद सर के साथ। इसीलिए वो फिल्म मेरी फर्स्ट एंट्री, बेस्ट एंट्री, हाँ। ऐसे बोल सकता हूँ मैं। तो इंस्टीट्यूट कितना इम्पोर्टेंट है जो न्यू कमर्स हैं या जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, लाइक फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं? अकॉर्डिंग टू यू कोई फिल्म स्कूल कितना इम्पोर्टेंट है किसी न्यू कमर्स के लिए? देखो, मैं ऐसे राय नहीं देना चाहता किसी को कि बट योर पॉइंट ऑफ व्यू। माय पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि तुम इंस्टीट्यूट करते हो ना, तो जल्दी आपका ग्रोथ होता है। क्यों? आप इंस्टीट्यूट में जाने के बाद तो आपका मोस्टली थ्योरी और प्रैक्टिकल्स, मोस्टली थ्योरी 40% तुम सीख लेते हो, क्लियर हो जाते हो। आपको सिर्फ प्रैक्टिकल की ज़रूरत है। तो इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिकल भी दिया जाता है, बट वो थोड़ा सा रेयर होता है। तो इसकी वजह से तुम मानो 50% तुम बेस हो जाते हो आपकी जनरी में। और मैं सोचूंगा कि अभी चलो फॉर एग्जाम्पल बड़ा अभी जो यंग डीओपी अच्छा है संता, जो रवि के चंद्रन के बेटे, रवि सर के बेटे, वो भी यंग डीओपी अच्छा काम करता है। उसकी स्काई फोर्स अभी अच्छी निकली, अभी सुंदरम फिल्म्स कर रहे हैं। तो मैं ऐसे डीओपी को मैं सोचूंगा एज मैं भी न्यू कमर हूँ, तो मैं सर्च करूँगा तो सांता डीओपी अच्छा है, तो मैं इसको असिस्ट करूँगा। बट उनके पास तुरंत जाने के लिए, असिस्ट करने के लिए मुझे 4th-5th असिस्टेंट बनना पड़ेगा। वो भी लग बाई चांस, वहाँ तक पहुँचूंगा कैसे, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर वो रखेगी मुझे कैसे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए आपको कोई गॉडफादर बोला जाता है ना इंडस्ट्री में, गॉडफादर होना ज़रूरी होता है। नॉट ज़रूरी होता है, बट चाहिए होता है कभी ना कभी। जैसे आपको एंट्री मिला किसी गॉडफादर की वजह से, तो आपकी लाइफ सेट है। अभी समझो उसने 4th नंबर पे असिस्ट करने गया, 4th नंबर पे एज ए इंटर्नशिप करने गया, तो उसको ग्रेड फर्स्ट एसी तक आने के लिए कम से कम 2-3 फिल्म्स होने ज़रूरी है, बड़े लेवल पे, अच्छे लेवल पे। और हम इंस्टीट्यूट करके जाते हैं, तो मैं कौन से डीओपी को बोलूँगा मैं इंस्टीट्यूट किया हूँ सर, तो इंटर्नशिप करना है, तो वो फर्स्ट प्रोजेक्ट में मुझे इंटर्नशिप करने देगा डीओपी। तो सेकंड प्रोजेक्ट में मुझे मेरा वर्क देख के सीधा बोले तो फर्स्ट रेसिपी आ जाए कैमरा ऑपरेट कर, क्योंकि तुम लोगों ने 50% वो पहले ही ले लिए, ऑलरेडी ग्रैब करके आए हुए हो। यस। तो ये इम्पोर्टेंट अभी के लिए मैं सोचता हूँ कि आपको जल्दी ग्रोथ करना है तो यू कैन गो इंस्टीट्यूट। अच्छे इंस्टीट्यूट है, यूके में भी है, मुंबई में अभी तो बोल नहीं सकता मैं, यूके में है, यूएसए में है, कनाडा में भी है, बेस्ट ऑफ, अभी जापान में भी है, अच्छे। इंडिया में हमारा एफटीआई है। हाँ, तो बेस्ट ऑफ एफटीआई मैं सबको सजेशन करूँगा कि तुम फर्स्ट एफटीआई जाओ, वहाँ से निकलो। एफडीआई में सिलेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट है, इस गवर्नमेंट ना, तो आपको एंट्रेंस देना पड़ता है। आप
के ऊपर डिपेंड होता है वो। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी ने एफडीआई का जो प्रोसेस था वो एग्ज़ाम दिया बट सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उनके लिए कुछ ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस है जैसे और कोई? हाँ, दूसरा अभी यहाँ पे छोटे-छोटे इंस्टीट्यूट बहुत सारे हैं, मैंने देखा है, कमर्शियल एड्स देख रहा हूँ उनके। तो उधर जा बट वहाँ पे प्लेसमेंट मिलना ही इम्पोर्टेंट। हाँ। तुमने किया और क्योंकि फिर तुम स्ट्रगल ही कर रहे हो अभी भी, हम्म, तो इट्स नॉट गुड। जैसे हम लोगों ने उस टाइम डिजिटल एकेडमी था, तो उसका हाई अप नहीं था, किसी इंस्टीट्यूट में कंपटीशन में नहीं थे। डिजिटल एकेडमी वो पहले से ही उनका स्टूडियो था, जेमिनी स्टूडियो, अच्छा। इसलिए फेमस थी वो हम्म, इंस्टीट्यूट। और वहाँ पे बड़े बड़े डीओपीज, डायरेक्टर्स, साउंड डिज़ाइनर्स, पीडी सब टीचिंग देने के लिए आ जाते थे। तो उसका बेनिफिट क्या होता था, प्लेसमेंट अच्छे लड़के, अच्छे टीचर आते हैं तो अच्छी प्लेसमेंट मिलती है, पास आउट अच्छे लड़के होते हैं। अभी क्या है आपके पास, वैसे बोलूँगा तो विस्लिंग वुड बेटर है एफटीआई के बाद, रिस्लिंग आउट। तो उसके बाद तो मुझे कोई लगता नहीं है। मतलब ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए जहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री के लोग हो। यस, क्योंकि हाँ। उसे बेनिफिट है ना, क्योंकि हम्म, जो टीचर या हमें एक्सपीरियंस वाला होगा तो ही तुम्हें टीचिंग देगा ना अच्छे से। हाँ करेक्ट। अभी तुम देख रहे हो कुछ कुछ इंस्टीट्यूट में, जो मुझे भी बुलाया गया था कुछ इंस्टीट्यूट में, जो नॉर्मल इंस्टीट्यूट में, कि तुम लेक्चर दो, वीकली आ जाओ नहीं तो मंथली आ जाओ। तो मैंने बोला ये ठीक नहीं है, किसी को मैं आके मेरा टीचिंग दे के चला जाऊँ मैं, हाँ। फिर वो जो स्टूडेंट हो क्या सीखेगा। हर एक स्टूडेंट का अलग अलग, हर एक डीओपी का अलग अलग लाइटिंग सेंस अलग होता है, फ्रेमिंग सेंस अलग होता है, सब कुछ अलग होता है। तो सामने वाले कुछ नहीं, कन्फ्यूज हो जाएंगे स्टूडेंट्स। हाँ मतलब जो पहले से कुछ बता रहे हैं फिर मैं आके बताऊंगा तो हाँ, थोड़ा डिफरेंट हो जाता है ना, क्योंकि मेरा लाइटिंग सेंस थोड़ा, मैं कूल में खेलता हूँ, समझो कोई दूसरा डीओपी तो आता है टीचिंग के लिए, वार्म में खेलता है, लाइटिंग में डिफरेंस। हर एक डीओपी का थॉट सिस्टम डिफरेंट होता है। ये बरेली की बर्फी की क्या स्टोरी है? तो बरेली की बर्फ़ी का स्टोरी है, एक मेरा फोकस वाला फ्रेंड था, हाँ। मानो, जो हमने कमर्शियल पहले किया था। तो उसका सडनली मुझे फ़ोन आया ओके। कि सेकंड के लिए कैमरास के लिए तुम फ्री हो क्या? तो मैं हाँ फ्री हूँ मैं। बोला ठीक है, वायरस का इसका कंपनी का नाम भूल गया, तो बी आर चोपड़ा की कंपनी थी, बी आर चोपड़ा की कंपनी थी, तो प्रोडक्शन वाइज था। मतलब ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं आ रहा हूँ। मैंने किया, फर्स्ट डे हम लोग शूट किए यूपी में, सॉरी एमपी में, पहले फर्स्ट यूपी किया, बाद में था एमपी शूट हुआ। यूपी में किया हम लोगों ने शूट, और वहाँ पे जाने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि मैं फर्स्ट टाइम काम कर रहा था आयुष्मान खुराना के साथ और राजकुमार के साथ और कृति सेनन के साथ, और डायरेक्टर भी अच्छी थी, जो नीतीश सर की वाइफ थी, लक्ष्मी मैम। फिल्म भी बहुत अच्छी थी, बहुत हाँ। मतलब चली भी। तो स्टोरी हमें पहले उस बताया नहीं जाता, क्योंकि मैं सडनली वहाँ पे गया था। तो मेरा एक थॉट प्रोसेस था, पहले फर्स्ट 2 डेज़ में सब इन्वायरमेंट देख लेता हूँ, अच्छा। देन फिर अपना वर्किंग प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ता है मुझे। तो वहाँ पे जाने के बाद मैंने देखा कि मैं फर्स्ट टाइम एक कास्टिंग एक्टर्स के साथ शूट कर रहा हूँ, और ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं, किसी को ईगो नहीं था वहाँ पे सेट पे। आयुष्मान, राजकुमार राव, कृति सेनन, जैसे फ्रेंडली टॉक सेट पे, कुछ भी आया तो हाँ प्रशांत कैसा है, ये फ्रेंडली, सब एकदम फ्रेंडली चालू था हमारा सब कुछ। और उधर सेट पे एनवायरनमेंट अच्छी थी, क्योंकि आपका कैप्टन जो लक्ष्मी मैम, वो बेटर होनी चाहिए। तो लक्ष्मी मैम वैसे फ्रेंडली थी, या डूपी वैसे फ्रेंडली था। मोमेंट आप बताइए कुछ अच्छा जो फनी मोमेंट हो, या वहाँ पे जो आपने बहुत कुछ ऑब्जर्व किया जो मतलब। देखो, राजकुमार राव के बारे में मैं बोल सकता हूँ कि मुझे लगता नहीं था कि मैं राजकुमार के साथ काम कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, ट्रू, क्योंकि जैसे राजकुमार सेट पे आते थे ना, हाँ। एकदम नॉर्मल गाय की तरह वो सेट पे आता था, आदमी की तरह। हाँ, कैसा है, क्या है, चलो बताओ, और जैसे शॉट खत्म होता है तो हम सब बात करते खड़े हो जाते थे। कोई स्टारडम नहीं है, कुछ नहीं है। एक गाना था, गाने का बोल बता रहा, बोलो, तीनों का गाना था। तो उसमें उसको स्टंट मारना, स्टंट मीन्स गाने में जंप करना था स्टेज से लेके नीचे, उस जमरा नहीं था, 2 बार ऐसे तो जमरा नहीं था। तो मैंने सडनली उसको बोला कि मैं लक्ष्मण को, मैं कैमरा थोड़ा सा आगे लेता हूँ, उसको कैमरा से ऊपर से जंप करना, स्टेज से जंप करना था। तो ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने कैमरा आगे लिया, उस कैमरा से ऊपर जंप किया, फिर उसे आया, कंधे पे हाथ डाला, बोलता है
अरे ये पहले बताना चाहता तो मेरे 4-5 तो इतना जब तो बच जाता ना। बोले सडन मुझे क्या पता सर, आप मुझे लगा करोगे आप तो बेस्ट एक्टर हो, बेस्ट शॉट करेगा। नया थोड़ा सा मुझे डर लग रहा था कि सडनली मैं तेरे ऊपर ना गिर जाऊँ कैमरे के ऊपर। तो एक ऐसी फनी मोमेंट हो जाती थी। बट वो जैसे कृति सनन भी बहुत अच्छी है, वो भी आती सेट पे आना उनका एकदम नॉर्मल की तरह आ जाती थी। इन्वायरमेंट कभी कुछ लाना है लंच के लिए सबके साथ बैठ के शेयर करो। कभी बोले प्रशांत को बुलाओ, मैंने किधर बिजी रहूँगा लाइटिंग में, प्रशांत को बुलाओ। एक इन्वायरमेंट ऐसा था वहाँ पे सेट। एक डीओपी के लिए चैलेंजेस क्या होता है, मतलब उनका प्री प्लानिंग और सेट पे मेन चैलेंज क्या रहता है उनका फिल्म में हाँ फिल्म में? देखो अभी के सिचुएशन जो अभी करंटली सिचुएशन है, आपको समझे कोई फिल्म दी गई है, हमने साइन की फिल्म्स, उसका मोस्ट ऑफ स्टोरी ओके इम्पोर्टेंट, स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड थिंग आपका डायरेक्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट। थर्ड वन आपका प्रोड्यूसर। आपका ओके प्रोड्यूसर क्यों बोला जाता है? जो मुझे चाहिए टेक्निकल वाइज, ओके इक्विपमेंट्स रिक्वायरमेंट्स, वो देने वाला चाहिए प्रोड्यूसर, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट। तभी आपकी फिल्म बेटर बनती है। और डायरेक्टर क्यों चाहिए? क्योंकि डायरेक्टर का नॉलेज, विजन ये दोनों मिक्स हो गए तभी तुम्हारी फिल्म बेटर होती है। और उसका बेनिफिट मुझे होता है क्योंकि मुझे हेडेक नहीं होता, क्योंकि डायरेक्टर भी अपने स्क्रिप्ट के हिसाब से अपने शॉट के हिसाब से क्लियर है, तो मैं भी क्लियर रहूँगा। जब मेरा डायरेक्टर ही थोड़ा कन्फ्यूज है तो फिर मुझे भी कन्फ्यूजन में आना पड़ेगा, फिर नहीं तो मुझे फिर हेडेक करके आगे शॉट कंप्लीट करना पड़ेगा। ये है। बट मैं मानता हूँ कि स्टोरी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, तो क्योंकि स्टोरी हो तो आपका लुक एंड फील वैसे आ जाता है। और स्टोरी मेरे हिसाब से स्टोरी होगा तो मुझे काम करने में उतना मज़ा आता है स्टोरी के हिसाब से। पता होता है क्या चलने वाला। हाँ, तो मेरे माइंड में क्या है, स्टोरी अच्छी है तो उसका एक्चुअली मेरा वर्किंग प्रोसेस अलग है। जब मैं कोई फिल्म साइन करता हूँ या फिल्म करना है मुझे, तो मैं तो पहले स्टोरी पे फुल वर्क करता हूँ। फिर डायरेक्टर को पूछता तुम्हारी नीड क्या है, तुम्हें क्या चाहिए एग्जैक्टली, लुक एंड फील कैसा चाहिए, तो डायरेक्टर मुझे रेफरेंस शेयर करता है। उसका रेफरेंस और मेरा रेफरेंस कि दोनों में कॉम्बिनेशन करके मैं उसको फाइनल पुट आउट देता हूँ रेफरेंस के लिए कि ये लुक एंड फील रहेगा हमारा। तो मैं डायरेक्टर हैप्पी होता ही है मेरे लुक एंड फील से। तो लुक एंड फील मेरा सेट हो गया ना, तो मेरा माइंड क्लियर हो जाता है कि मुझे फिल्म क्या लुक फील देना है, मैं सेट हो जाता हूँ। फिर मेरे असिस्टेंट्स को, मेरे गैफर को बुला के हम पहले टोनिंग प्री कर लेते, टोनिंग वर्क कर लेते, लाइटिंग जोन क्या रहेगा, कैसे रहेगा, ये है। अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं सेट पे उसके बारे में थोड़ी डिस्क्राइब करिए। जैसे हम डीओपी हो गया, एक डायरेक्टर हो गया, प्रोड्यूसर तो हैं ही, उनके अलावा जो क्रू मेंबर्स होते हैं जिनका क्या काम होता है, जैसे हमें आर्ट डायरेक्टर का क्या काम होता है, उनका एक स्टेप बाय स्टेप जो डिपार्टमेंट होता है उनके बारे में बताइएगा। अभी देखो आपको पता है पीडी यानी प्रोडक्शन डिज़ाइनर, यानी आर्ट डायरेक्टर उसी बोला जाता है अभी फेस में। तो उसका टीम होता है प्रोडक्शन डिज़ाइनर, आर्ट डायरेक्टर्स, उनके असिस्टेंट्स वगैरह। उनका काम होता है सेट डिज़ाइन करना, सीन में क्या है, प्रॉप्स में तुम्हें क्या बैकग्राउंड में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो पहले सब प्रोडक्शन डिज़ाइनर वो सेट कर लेता है। वो प्रिंट आउट हमें बता के दिखा देता है कि मेरा ये सेट रहेगा, ये रहेगा। देन फिर हम लोग सेट जो बनना चालू होती है, फर्स्ट हम उसको लाइन दूरी बोलते हैं कि हमें लाइन दूरी करना है। लाइन दूरी में से यानी कि सेट का स्ट्रक्चर लाइन बनाना है, उसको लाइन दूरी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेज होता है कि सेट बनना चालू हो जाता है, जिससे सेट होने के बाद जो हमें कलर डिस्कस किया जाता है कि मैं बैकग्राउंड तुम्हारा क्या है, अभी वाइट है हमारा बैकग्राउंड, मैंने वाइट शर्ट पहना है तो वाइट मैच नहीं होता। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, पीडी और हम बैठ के डायरेक्टर्स हम तीनों बैठ के डिसाइड कर लेते हैं कि कॉस्ट्यूम्स क्या है। सॉरी, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भी चाहिए हमें कि तुम्हारे सीन में क्या कॉस्ट्यूम दिया तुमने। जैसे उन्होंने कॉस्ट्यूम ये कंफर्म किया कि मुझे वाइट पहनना है, तो मैं वाइट बैकग्राउंड नहीं रख सकता, तो मैं पीडी को बोल सकता हूँ कि तुम वाइट बैकग्राउंड मत रखो, ऑफ वाइट रखो, या दूसरा मुझे कौन सा दिखाओ। कलर इंपॉर्टेंस है तुम्हारे, करेक्ट। हर एक सेट पे कलर्स इंपॉर्टेंट है, लाइट के हिसाब से भी, कॉस्ट्यूम के हिसाब से। मोस्टली हम कॉस्ट्यूम हिसाब से ही हम बैकग्राउंड चॉइस कर लेते हैं, फिर उसके साथ लाइट कैसा होता है। तो हम लोग, मेरा वर्कली नेचुरल लाइट के हिसाब से हम वर्क करते हैं। फिल्म और एड कमर्शियल दोनों में कितना डिफरेंस होता है? फिल्म और कमर्शियल थोड़ा डिफरेंट पार्ट है दोनों का। यस। फिल्म में क्या होता है, थोड़ा सा फास्ट वर्किंग होता है, थोड़ा सा एड के हिसाब से, कमर्शियल के हिसाब से। अच्छा। कमर्शियल में हर आपको ना हर चीज़ हाँ
एग्जैक्टली बराबर होनी चाहिए। ओके। कुछ भी हम्म। प्रोडक्ट शूट करना है, कोई ब्रांड का शूट करना है, कपड़े का शूट करना है, शूज़ का ब्रांड का शूट करना है, तो हर एक ब्रांड के हिसाब से आपका शूट मायने रखता है। अच्छा। और कमर्शियल जैसे 4 व्हीलर हो गई, 2 व्हीलर्स हो गई, कार का शूट हो गया, बाइक का शूट हो गया, वो तो डिफरेंट पार्ट में आ जाता है कमर्शियल में। अभी देखा जाएगा तो हर कमर्शियल एक सेट ही बनाया जाता है कलर के हिसाब से। तुम्हारा सेट कैसा रहेगा, उसका कलर कॉम्बिनेशन कैसा होगा, कॉस्ट्यूम्स कैसे होंगे, ये बहुत डिटेलिंग में एक वर्क होता है कमर्शियल्स में। ओके। बहुत ही। अच्छा। हाँ, फिल्म के रिलेटेड में डिटेल बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा होता है कमर्शियल में। और दूसरा पॉइंट कोई? और शॉट टेकिंग कम होते हैं, बट प्रॉपरली लिए जाते हैं शॉट टेकिंग्स। टाइम दिया जाता है फिल्म के हिसाब से, यहाँ पे हमें वो टाइम दिया जाता है। लाइटिंग के लिए, हर एक डिपार्टमेंट के लिए टाइम दिया जाता है। तुम्हारा आर्ट सेट से लेके पूरा डायरेक्टर तक सबको टाइम दिया जाता है प्रॉपरली। और क्रू मेंबर उतना ही होते जितना फिल्म में होता है? हाँ, सिमिलर वही होते हैं, सब सेम ही होते हैं, एक्चुअली सब सेम ही है। राम गोपाल वर्मा सर के साथ बहुत काम किया आप, और काफ़ी लंबे टाइम तक आपने उनके साथ काम किया, और उनके साथ कंटिन्यू बहुत सारे मूवी पे काम किया। बराबर। तो उसके बारे में आप बताइए। मेरा एक ड्रीम था जब मैं इंडस्ट्री में आया था। मैंने सत्या फिल्म देखी थी, जो छोटा था तो समझ में नहीं आता था उसको। अच्छा। उतना समझ में नहीं आता था कि हमने मुंबई में ये भाईगिरी देखी थी आँखों से, तो सत्या देखा हमने, वो भी देखा आँखों से, देखा नहीं फिल्म में देखा था, बट वो फिल्म में हमने रियली हमें आँखों से देखी थी बहुत सारी भाईगिरी मुंबई में टाउन में। बट मैंने कंपनी नाम की फिल्म देखी उनकी, जो अजय देवगन, विवेक ओबरॉय सर के साथ। वो फिल्म के बाद मुझे पता चला कि डायरेक्टर क्या चीज़ होती है। पहले मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि हम उतना इंडस्ट्री में नहीं थे, और मेरा ड्रीम भी नहीं था कि मुझे जाना है वहाँ पे। कंपनी देखने के बाद पता चला राम गोपाल वर्मा चीज़ क्या है, कि उनकी फिर मैं उनकी फ्लैशबैक फिल्में देखने लगा, जैसे रंगीला हो गई, सत्या हो गई। ये फिल्म देखने के बाद मुझे लगा इज़ अ ब्रिलियंट डायरेक्टर्स, इज़ अ इंटरनेशनल ब्रांड। यस, ही इज। हाँ, सो मास्टरमाइंड डायरेक्टर। तब मेरा ड्रीम हो गया मैंने इंडस्ट्री में आने के बाद, जैसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। तो ये इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते ही आपको ये प्लान किया कि उनके साथ काम करना है? यस। ओके। बट मेरा लक कब लेके जाएगा मुझे पता नहीं था, वो जनरी कहाँ से कहाँ लेके जाएगा पता नहीं। मेरे माइंड में था कि उनके साथ काम करना है, एक ना एक दिन मिलूँ या काम करूँ उनके साथ, बस। बट मेरा डिफरेंट पार्ट था, मैं एज अ सिनेमाटोग्राफर था, वो डायरेक्टर थे, तो उनके साथ कैसे काम करें। बट मुझे उनके साथ काम करना था एज ए DOP, एज ए सिनेमाटोग्राफर। बोलते ना दुनिया बहुत छोटी है, तो 2012 छोटी है, बट अपनी इंडस्ट्री बहुत छोटी है। कहीं ना कहीं आप इनके साथ काम कर रहे हो, तो हो सकता है कुछ सालों के बाद उनके साथ फिर से मिले और फिर से काम। 2012 की बात है, जब मैं 2011 को एंट्री किया, 2012 के देखो ना, 1 साल के बाद ही तुरंत मुझे मौका मिला उधर। एक फ्रेंड था मुझे, डिपार्टमेंट नाम की फिल्म थी उनकी, डिपार्टमेंट, इसमें अमिताभ थे, संजय दत्त थे, वो फिल्म थी। वो फिल्म स्टार्ट होके 4 डेज हो चुका था, उसका DOP दूसरे थे। तो सडनली वहाँ से मुझे कॉल आया कि आप फ्री हो? हाँ, मैं फ्री हूँ, तो आ सकते हो? बोले हाँ, आ सकता हूँ। पहले बोला, हम लोग क्या होता है कि थोड़ा सा मैंने हिचकिचाई कि थोड़ा सा, मतलब हाँ बोलो ना क्या। मैंने पूछा डायरेक्टर कौन है, मैंने पूछा नहीं DOP कौन है। अच्छा। डायरेक्टर कौन है? तो बोला राम गोपाल वर्मा है। तो बोला हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ। सडनली मैं बोला आ रहा हूँ। हाँ। उनको देखा, उनको देखने के बाद सेट पे जैसे वो एंट्री करते थे ना, पूरा साइलेंट जोन हो जाते थे कि समझ जाने का राम गोपाल सर आए। RGV बोलते हैं हम लोग, बाद में बॉस बोलना चालू किया, RGV बोलते हैं उनको। तो जैसे सेट पे आते थे एकदम शांत, और उनको मैं ऑब्जर्व करने लगा, हर वॉकिंग उनका, बात करने का टोन, आर्टिस्ट के साथ शॉट कैसे लेते क्या नहीं। वो बस उन लोग, बस हाथ में एक कॉफ़ी मग होता था और उनका फ़ोन रहता था,
हम्म, मैंने थ्रू ऑल मेरे जनरली उनके साथ 6 to 7 years मैंने उनके साथ वर्क किया। ओ बहुत लंबी थी वो। यस। तो उनके साथ वर्क करने के बाद मुझे पता चला कि उस ब्रिलियंट डायरेक्टर ने कभी भी हाथ में स्क्रिप्ट नहीं लिया, हाँ, कभी भी नहीं, स्क्रिप्ट नहीं। मैं उनका उनके प्री साथ प्लानिंग इतना जबरदस्त होता था। यस डिपार्टमेंट, उसके बाद अब तो 56 पार्ट 2, उसके बाद 2611 दैट एक्ट, सत्या 2, वीरप्पन, 12 क्लॉक जो अमेजोन प्राइम पे है, एंड तुम्हारी सरकार 3। 26/11 भी आई थिंक। यस 26/11। फिर सरकार 3, सरकार 3। और बीच में एक थी वो हो गई थी बंद बोलते। ऐसे में उनके साथ में 7 8 फिल्म्स किया मैंने उनके साथ। फर्स्ट डे उधर जैसे मेरे 3 days वहाँ पे हुए, सॉरी 2 days उनके साथ मैंने वर्क किया स्टार्टिंग से प्रॉपर। मैं सेकंड कैमरा ऑपरेट करा था, उस टाइम 5D आए थे, 5D पे शूट कर रहे थे हम लोग। तो आप वहाँ पे कॉन्शियस नहीं हुए कि मतलब जिनके साथ मेरा ड्रीम था एक काम करने का और वो मेरे सामने है, मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ? ये नहीं, मुझे रोंगटे खड़े हुए जैसे उन्होंने एंट्री किया ना, तो सब बोले साइलेंस, बॉस आ रहे। तो मैं समझा नहीं बॉस कौन बॉस। सडनली एक असिस्टेंट थे, FX स्टूडियो वाले स्टूडेंट भी थे वहाँ पे, कौन बॉस? अरे RGV सर। ओके यू कॉलिंग बॉस? तो बोला यस हम बॉस कॉलिंग। ठीक है, जैसे आए एक होता ना सेक्रेटरी, मन शांति हुआ, चल मैं उनके साथ काम करूँ। पर कितने दिन करूँगा ये मुझे पता नहीं था। मुझे क्या लग रहा था कि सेकंड कैमरा मुझे ऑपरेट करने के लिए बुलाया हाँ तो सडनली डेज के लिए होगा वो। हाँ। तो मुझे बाद में पता चला कि थ्रू आउट कैमराज है। और बाद में लक बाय चांस मेरा 3rd डे पे थोड़ा सा लाइटिंग के लिए टाइम लग रहा था, तो लाइटिंग उधर चालू थी, तो मैं फ्रेमिंग कर रहा था। मैंने थोड़ा सा फोरग्राउंड में क्रिस्टल वगैरह गाने का शूट था, वो मड में शूट कर रहे थे। संजय दत्त सर थे, अमिताभ सर थे। मैंने फ्रेमिंग मस्त लगाया, थोड़ा फोरग्राउंड में क्रिस्टल्स वगैरह, फ्रेम अच्छी सी लगाई। उधर से माइक में हुज ऑपरेट बी कैमरा, तो सडनली मेरी फट गई। तो फिर RGV सर गुस्सा हो, क्या मैंने गलत किया? मैं 10 बार देख रहा हूँ, कैमरा में देखता हूँ, रियल देखता हूँ, कैमरा देखता हूँ। तो सडनली हुज, तो मतलब मी सर, व्हाट्स योर नेम? प्रशांत। कम हियर, सिट हियर। मॉन्टे के सामने बोला सिट हियर। उनको हिंदी बोलना नहीं आता प्रॉपर उस टाइम। हाँ, उनको वो कैसे हिंदी फिल्म करते थे आई डोंट नो, हिंदी भी समझ में नहीं आता था उतना उनको। सिट हियर, you angle this B camera, yes sir, you making this frame, yes sir, तो very good, very nice, I like it, do like this। तो ना एक होता है ना, फिर उन्होंने टैप किया शोल्डर पे, गुड जॉब की प्रशांत। मोमेंट यू नो कि मतलब आप किसी को एडमायर कर रहे हो और यस वो काम को तारीफ कर रहे हैं, यस। दैट इज़ वेरी। हाँ, तो मुझे एक लगा कि यार चल, मैंने मेरे लाइफ का जो मुझे हाँ। अचीवमेंट चाहिए था वो मुझे मिल गया एक इतने बड़े डायरेक्टर के साथ। तो बड़ा बहुत खुश हो गया। तो खुश होने के बाद उन्होंने मुझे हर फिल्म में, चाहे प्रोड्यूसर कोई DOP लाता था ना, तो ये पहले ही बोल देते मेरा DOP प्रशांत रहेगा। ग्रेट। तब से लेके 7 years जब तक इंडस्ट्री में थे सर, तब तक, अभी भी है ऐसा नहीं, पर बॉलीवुड में उन्होंने अभी साउथ में ज़्यादा फोकस करे, तब तक मैं उनके साथ था हर फिल्मों में। उसमें से मुझे 7 8 फिल्मों से बेस्ट ऑफ वर्क लगा वीरप्पन में। वीरप्पन यस, थोड़ा सा एडवेंचर मूवी देखी नहीं है मैंने, बट देखूंगा, आप देखूंगा मैं। देखो देखो प्लीज़। तो अच्छी थी फिल्म, सो सब अच्छा वर्क किया था उसमें। बट पता नहीं उनके बोलने में क्या जादू होता है कि हर समझो कोई भी वीरप्पन की बात कर रहा हूँ, नहीं सॉरी सरकार की बात करता हूँ मैं। सरकार 3 में बच्चन साहब को ना सेट पे 2 शॉट ओके नहीं हुए। 3rd शॉट के लिए जब बच्चन सर ने बोला कि RGV को व्हाट यू वांट, क्या चाहिए एग्जैक्टली मुझे बताओ। अमिताभ बच्चन। हाँ, कि क्यों ओके नहीं हो रहा मेरा शॉट। बोले सर आई टेल यू। तो उन्होंने बच्चन साहब के साथ बाहर आए, एक राउंड मारा ऐसे सीरियसली 2 मिनट्स का राउंड, बात करते करते आए, और जैसे बैठे आए सेट पे, सेट एक्शन, ओके शॉट ओके हो गया। मैंने उनका हर बार भी देखा है, 26/11 में भी ये देखा,
उनको लगा थर्ड फोर्थ शॉट आ रहा है ना, ओके नहीं हो रहा है ना, तो वो कोई भी एक्टर होने दो, चाहे बच्चन सर हो, चाहे न्यू कमर हो, कोई भी हो, उसके शोल्डर पे, बच्चन साहब के शोल्डर पे हाथ नहीं, बट बच्चन साहब ने उनके शोल्डर पे हाथ डाला था। ये हर एक्टर पे ऐसे डाल के, हाथ डाल के कुछ तो बोलते, क्या बोलते आई डोंट नो। और वो शॉट ओके होने वाला है, जैसे आओगे ना आप शॉट, वो मिलने वाला ही मिलने वाला आपको। कहीं पूछा नहीं उनसे? नहीं, उतनी ताकत नहीं है उनको पूछने के लिए, बट वो बहुत अच्छा। हाँ, बच्चन साहब ने मुझे इतना बोला था, जब हमारा लास्ट डे शूट थे, हम वर्सोवा बीच पे शूट कर रहे थे, अप्रैल एंड का डेज थे, बहुत गर्मी थी बीच पे, तो सब क्रू मेंबर्स और जूनियर आर्टिस्ट उस टाइम, और 400-500 जूनियर आर्टिस्ट थे, तो सबको छाँव में जाकर बैठने बोल दिया, क्योंकि इतने बैठने के लिए किसी के पास, बीच पे थी ना, तो सब लोग किधर किधर छाँव में जाके बैठ रहे हैं, और मैं कैमरा के नीचे बैठा, और स्टेज पे बच्चन साहब चेयर डाल के पूरे धूप में ऐसे बैठे। क्यों? तो वो मुझे नहीं गिल्टी फील हो रहा, मैं उनके बाजू में बैठा अम्ब्रेला लेके, और सर ऐसे बैठे धूप में, तो मैं हटा दे छतरी, कैमरा अटेंडर बोल तेरा अम्ब्रेला हटा दे, मैं सर के पास जा, सर के पास बोला सर अम्ब्रेला ले लो थोड़ा सा जितना चाहे, नहीं प्रशांत, ऐसे मुझे अच्छा लगता है इतने धूप में, नहीं आपको बैठना है, आप धूप में छाँव में बैठ सकते हैं, मुझे बच्चन साहब ने बोला, नहीं सर मैं भी बैठूंगा। तो उनके साथ ना मुझे उस टाइम ना बहुत बातें करने मिली मुझे, जो 30-40 मिनट से मैं तो पूरा तब गया था, मेरी हालत बहुत ख़राब हुई थी, बट मैंने दिखाया नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे ज़िंदगी के, अपने फिल्मी की ज़िंदगी के ना कुछ पॉइंट्स है ना बहुत बताए, कि मुझे इतना ही बोला उन्होंने, प्रशांत मैं अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, तुम्हें शौक होगा, मैं बच्चन साहब बोल रहे हैं मैं अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो हम तो अभी तो हमारी क्या लाइफ है फिर, अभी तो फिर हम लोग कुछ है ही नहीं। उन्होंने बोला सर ऐसे कैसे बोले, तो हम क्या, तुम इतने बड़े स्टार हो सर, इंटरनेशनल स्टार हो सर, अभी भी आप ऐसे बोलो सर, नहीं बेटा, कि हर एक डायरेक्टर्स, न्यू डायरेक्टर्स भी आ रहे, यंग डायरेक्टर्स आ रहे, तो उनको क्या चाहिए वो सब मुझे देना ही है, चाहे मेरा 16 ईयर्स का 16 साल का डायरेक्टर्स हो या 60 ईयर्स का डायरेक्टर हो, उसको क्या चाहिए वो मुझे बोलेगा, मैं ही दे दूंगा। ये स्ट्रगल ही हो गया ना मेरा, अच्छे सब्जेक्ट में देखता हूँ, अच्छा काम मिलना चाहिए अच्छे सब्जेक्ट में, बोलेगा सैल्यूट है सर आपको। मतलब ऐसा सोचना मतलब बहुत बड़ी चीज़ है, कि मतलब वो अपने आप को ऐसा नहीं बोल रहे कि मैं बड़ा हूँ, वो उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं जो डायरेक्टर नए लोग हैं, नए क्रू मेंबर्स आ रहे हैं। बट उन्होंने अप्रिशिएट भी किया है कि आजकल की युवा जनरेशन जो आ रहा है ना बहुत अच्छा है, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए बेटर है। ये था मेरा उनके साथ एक्सपीरियंस। सो आरजीवी सर शॉर्ट डिज़ाइन और शॉर्ट एंगल के लिए बहुत फेमस है, उनका हर एक फ्रेम एपिक होता है, मतलब वो आप कोई फ्रेम देखेगा तो प्रॉपर डिज़ाइन रहता है। करेक्ट, बट वो डिज़ाइन नहीं बोल सकते सर, वो सडनली उनका ये अपना ये और ये कितना डिस्टेंस है, 4 इंच का डिस्टेंस है ना, हाँ जब आप सोचना चालू करते ना पहुंच जाते। अच्छा, मैं वही, उनकी खासियत वही है उनकी लाइफ की, कि पहुंच जाते थे, हम सोचने चालू करने से पहले पहुंच जाते थे वो। प्रशांत लुक दिस, टेक दिस एंगल, टेक दिस एंगल, कहाँ कैमरा लगाने बोलते थे प्रशांत। ये आपको एक बात बताता हूँ, 26/11 में आपने फिल्म देखी होगी तो नहीं पता, 26 देखिए, जो फर्स्ट सीन है समंदर में, हाँ 2 नाव की आ जाती है, पाकिस्तान की नाव पकड़ी जाती है, वहाँ पे जो बोट होती है बोट पकड़ी जाती है, फिर वहाँ से पाकिस्तानी लोग उस बोट में आ जाते हैं। तो उस टाइम 5D कैमरेज आए थे, और उन्होंने क्या बोला कि प्रशांत मुझे ना डैश चाहिए मुझे मिलने का, किसका, दोनों बोट का। वैसे दोनों बोट का डैश मैं टॉप एंगल से दे सकता हूँ आपको, साइड एंगल से नहीं दे सकता, क्योंकि साइड एंगल से देंगे तो मेरा कैमरा फूट जाएगा, दब जाएगा पूरा, तो आपको उसका पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए दूसरे बोट का, तो आई नीड लोके सर। तो मैंने एक बोट को डायरेक्ट, जहाँ पे डैश होता है ना, बोट जब आती है रुकती है ना, तो वहाँ पे एक 5D कैमरा लगाया मैंने, और सडनली मुझे पता था कि गड़बड़ होने वाला है, कैमरा तो जाएगा कुछ भी, तो मैंने क्या किया था, जहाँ पे चिप होता है ना मेमोरी कार्ड कैमरा का, तो वहाँ पे मैंने ना एक हल्का सा ना तार लगा के ना रख दिया था, कि समझो बाई चांस कैमरा फूट भी जाए, अंदर भी जाएगा, तो मेरा मेमोरी कार्ड तो मेरे पास आ जाएगा, जो शॉट तो मिले मुझे। तो सेम थिंग वैसे ही हुआ, बोट आई, टूट गया, तब उसको बोट आने के बाद पूरा डैश हो गई कैमरा पे, हाँ कैमरा गया नीचे, वो चिप बराबर उधर तार के हिसाब से ऊपर रहे।
आदर्श ने बेस्ट होता तो बच गया, क्योंकि वो शॉट उन्होंने लगाया, क्योंकि उनकी नॉलेज है ना सर। मैं बोलता ना, इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में उनके ऐसा शॉट कटिंग मास्टर कोई नहीं है। मैं किसी को ये नहीं कर रहा डायरेक्टर्स को, बट उनका थॉट प्रोसेस ना, हम सोचना चालू करते हम सोचते कुछ पहुंच चुके होते। मैंने जैसे बोला ना, कानों में डिस्टेंस होता 4 इंच का, उनमें है ही नहीं, डिस्टेंस ही नहीं है उनमें। तो ऐसे ब्रिलियंट एक्टर्स होते हैं, टेक्नीशियन, बहुत बड़े टेक्नीशियन है, इसीलिए उन दोनों इंटरनेशनल नाम होता है। इसलिए बहुत अच्छी सी मूवी उन्होंने दिया है। मैं खुशनसीब मानता हूँ, मैंने उनके साथ काम करने का मुझे 6 to 7 ईयर्स मौका मिला, और उन्होंने मुझे कभी छोड़ा नहीं। हर फिल्मों में कॉल टू प्रशांत यही वर्ड होता था उनका, क्योंकि उनको क्या चाहिए मुझे पता था, और मुझे भी क्या चाहिए जो उनको पता था। लेकिन दूसरा डायरेक्टर कोई भी आता तो उनको पता नहीं होता था, बट वो ब्रिलियंट डायरेक्टर्स। जैसे अभी हम लोग ज़्यादातर भी बात कर रहे हैं कि जैसे आपने RGV सर के साथ 6 से 7 साल काम किया, या इससे पहले भी आपको जो मूवी मिली किसी के कनेक्शन के थ्रू मिली कि हाँ यार फ्री है क्या तो आ जा। तो अभी बात करेंगे कि जो अपनी इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, इसमें कनेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है, कि किसी से कितना अच्छा व्यवहार बना के रख, बॉन्डिंग आपकी कितनी अच्छी है। तो बॉन्डिंग कितनी इम्पोर्टेंट है पहला, और सेकंड कि जो न्यू कमर्स है, फॉर एग्जांपल मुझे अगर इंडस्ट्री में आना है या किसी को भी आना है, तो अगर उनका कनेक्शन नहीं है, बट हो सकता है कि उसके पास स्किल होगा, बट वो जैसे आपने बताया था कि फिल्म इंडस्ट्री में कोई गॉड फादर होना चाहिए, तो आप जल्दी से आपकी ग्रोथ हो जाएगी। अगर वो नहीं है तो उनके लिए क्या सॉल्यूशन है, वो कैसे काम कर सकते? सोल्यूशन मीन्स नहीं बोल सकता, मैं तो लक पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ। तुम कितना भी हार्ड वर्क करो, कुछ भी करो, लेकिन लक भी इम्पोर्टेंट है तुम्हारे साथ। लक नहीं है तो कुछ नहीं है, माय पॉइंट ऑफ व्यू, बाकी किसी का नहीं पता। जैसे तुमने बोला कि किसी को गॉड फादर चाहिए, हाँ चाहिए, उसका रीज़न बहुत बड़ा है इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि आपकी ग्रोथ होना, काम करने की प्रोसेस बढ़ जाती है, आपको बुलाया जाता है, क्योंकि आपके पीछे किसी गॉड फादर का नाम है। करेक्ट। तो इसीलिए तुम्हें जल्दी वर्किंग प्रोसेस मिल जाती है। अभी समझो मेरे पास मेरा कोई गॉड फादर नहीं था, मेरा लक था। बट आप जो इंस्टीट्यूट्स में गए, स्कूल में जब पढ़ाई किया आपने, तो वहाँ पे भी आपके कॉन्टेक्ट्स बने, वहाँ से भी बहुत सारे लोगों से अपने, अरे वहाँ से कॉन्टेक्ट्स बने, बट उसका कॉन्टेक्ट इफेक्ट नहीं हुआ। जब मैं थोड़ा बाहर निकला, इंस्टीट्यूट से जब निकलना चालू कर दिया, सबको सर्च करने लगा DOPs को, तब आहिस्ते आहिस्ते मेरा एक बाजू में, मेरे मामा के घर के बाजू में DOP थे, संतोष सिमन करके। तो उन्होंने मुझे बोला था कि सो एंड सो DOP को तू मिल जाके एक बार बात कर ले। तो मैंने उनको कॉल किया, मिला, तो बोले बेटा मैं अभी फ्री हूँ, मेरे पास कुछ वर्क नहीं है। तो फिर वो वहाँ से मुझे कनेक्शन मिला बादशाह लाल का, फिर से मेरी पाठशाला मिली पहली दूसरा। तो ऐसे कनेक्शन होता था, मेरा लक था वो। बाकी जो जिसी के पास गॉड फादर नहीं है, तो आपको ना बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। हाँ, स्ट्रगल करने के बाद भी आपको थोड़ा सा बेस्ट हुक पॉइंट मिल गया, आपको प्लेसमेंट मिल गई अच्छा वर्क करने, तो आपको मौका छोड़ना नहीं है। आपकी जितनी भी मेहनत है ना, जो स्ट्रगल की, सब उसमें दिखाना पड़ता है। तुमने अच्छा रिजल्ट दिया, वहाँ पे तुम्हारे कनेक्शन हो गए, तो तुम्हारे साथ वही कनेक्शन आपको लॉन्ग लाइफ लेके चलते हैं। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अभी इंडस्ट्री में तुम्हारी बॉन्डिंग हुई तो ही तुम्हें काम है। अभी की सिचुएशन के हिसाब से तुम कितना भी अच्छा वर्क करते हो, कुछ फ़ायदा नहीं है। तुम्हारी पहचान जितनी है और तुम्हें बॉन्डिंग किस किस से, डायरेक्टर के साथ, प्रोड्यूसर के साथ है, टीम के साथ है, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वही कि अगर आपके पास और उसके बॉन्डिंग में ही आपको बेस्ट ऑफ वर्क देना है, आपको बेस्ट रिजल्ट देना है, वो मोस्ट भी इम्पॉर्टेंट, वो भी इम्पोर्टेंट है। बट बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। वही है कि अगर मतलब कहीं तो मैंने सुना था ऐसा भी कि अगर आपके पास कितना भी टैलेंट है और आप सही लोगों से जुड़ नहीं पा रहे हो, कि सही लोगों से कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो टैलेंट का कोई मतलब नहीं है। आप कितना भी स्ट्रगल कर लो, आप नहीं पहुंच पाओगे वहाँ तक। और अगर मे बी आपकी टैलेंट थोड़ी कम है, आप उतने अच्छे नहीं हो, बट आपके कनेक्शन बड़े हैं, तो आप उनके साथ रहते रहते काम सीख जाओगे, आपका टैलेंट बढ़ते जाएगा। करेक्ट।
तो अभी हमारे मतलब ऐसे बहुत लोग हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत लोग हैं जो कहीं-कहीं छोटी-छोटी जगह पे काम कर रहे हैं। स्टब मतलब बहुत क्या बोलूँ, मतलब बहुत गंदी तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं, लाइक सीरियल में करते-करते सीरियल कर रहे हैं बहुत लोग ऐसा। क्योंकि उनको नहीं पता, कोई किसी से पहचान ही नहीं है उनका। वो स्लोली जैसे-जैसे उनको दिख रहा है वैसे-वैसे अपना-अपना स्टेप लेकर के यार जा उनको गाइडलाइन भी चाहिए, बट तुम्हारा इम्पोर्टेंट है तुम वही सीखते-सीखते तुम काम अच्छे से करो हुँ, और आगे बढ़ते रहो। हर एक से कॉन्टैक्ट बढ़ाओ बाहर जाके भी। उसी स उसी सिर्फ़ वही सेट पे नहीं होता काम आपको, और भी कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने पड़ते हैं तभी काम मिलता है। एक सवाल है कि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं फील्ड में आना चाहते हैं, बट जो नंबर्स है बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो एक्चुअली में सक्सेस कर पाते हैं, काम कर पाते हैं, वो बहुत कम लोग हैं। ये आपकी बात सही है, बट उसका भी रीज़न हम ही है ना। कैसे ज़रा एक्सप्लेन? तो हमें कैसा, कुछ लोग काम करते-करते अच्छे भी रहते, फिर कहीं भटक जाते हैं। हुँ, सेट पे एनवायरनमेंट उनका अच्छा नहीं हो जाता, इसकी वजह से काम मिलना बंद हो जाता है। और अभी के सिचुएशन के हिसाब से और पहले की सिचुएशन के हिसाब से बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हुँ, क्योंकि आज आपको ऑप्शंस बहुत है, पहले ऑप्शंस नहीं थे लास्ट 15 ईयर्स बैक। हुँ, अभी ऑप्शंस बहुत है आपके पास। हुँ। आप खुद का भी अपना कुछ बना करके प्रेज़ेंट कर सकते हो आप। हाँ, आजकल लड़के लोग वही, जो यंग जनरेशन है वही कर रहे हैं सब। खुद जो अच्छे घर के हैं, पढ़े लिखे, जिसके पास फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग है, तो उन लोग सब स्टूडेंट खुद बना रहे, हाँ। ट्यूटोरियल खुद का और प्रेज़ेंट कर रहे। हुँ, ऐसे तो कोई आपको डायरेक्ट कोई इंडिपेंडेंट तो काम नहीं देगा। हाँ। तो पहले खुद बनाएँगे, फिर शो करेंगे, देन फिर कोई ट्रस्ट करेगा आपके ऊपर। वो एजेंसी, क्लाइंट्स, प्रोड्यूसर्स, हुँ, तब आपको वर्क मिलना स्टार्ट होता है। अभी यंग जनरेशन वही कर रहा है आपके पास, और बेस्ट ऑप्शन आई थिंक, हुँ। माय पॉइंट ऑफ व्यू। जो डायरेक्टर मूवी डायरेक्ट कर रहे हैं, मेबी कैमरा फील्ड से बिलॉन्ग नहीं करते होंगे, तो उनको कैमरे का सेंस और उनको कैमरे का कितना नॉलेज होना चाहिए? डायरेक्टर को कैमरा के बारे में नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको तो फ्रेमिंग के बारे में नॉलेज है कि मुझे ये फ्रेम चाहिए। बट फ्रेम चाहिए, बट फ्रेम कैमरा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा कैमरा हम यूज़ करने वाले। हुँ, आजकल के जो डायरेक्टर्स हैं, हुँ, उनको कैमरा का नॉलेज बहुत अच्छे से पता है, लेंस का नॉलेज भी वो बहुत अच्छे से पता है, हुँ, तो वो बेटर बहुत है। क्योंकि उनको भी पता है कि मैं कितना हाई स्पीड से शॉट लेने वाला हूँ, कौन से कैमरा में हाई स्पीड कितना जाता है, हुँ, तो कौन सा वाइड एंगल लेंस लगाऊँ, 10R लगाऊँ, 12 लगाऊँ, 18 लगाऊँ, 16 लगाऊँ, वाइड एंगल लेंस इसे बोला जाता है, मैं टाइट हुँ, लेंस क्या लगाऊँ। तो बोलने वो ऐसे नहीं, आजकल के डायरेक्टर्स पहले वो बोला जाता था कि थोड़ा सा टाइट करो हुँ, लेंस को, बट अभी ऐसा कॉल नहीं आता। डायरेक्टर बोलता है पुट इन 85 लेंस, अच्छा। 110, 135 लेंस, ये हुँ, क्लोज लेंस है। पुट 18 लेंस, 16 लेंस, 24 लेंस, ये वाइड एंगल लेंस है। हुँ। तो ये सेंस होना डायरेक्टर को बहुत अच्छा भी है सेट पे, और उनके लिए बेटर भी है। अभी तो मैं ये भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे डायरेक्टर ऐसे भी हैं जो मूवी डायरेक्ट कर रहे हैं, खुद ही हाथ में कैमरा ले लेते हैं कभी-कभी। हाँ, कभी-कभी उनको होता है किसी डायरेक्टर को हाँ, कि कभी कैमरा ऑपरेट्स करूँ मैं, उनको भी एक शौक होता है कि मैं भी थोड़ा-सा ये एंगल, उनको जो चाहिए, समझो मुझे डीओपी को कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाएँगे मुझे ऐसा एंगल, तो कुछ डायरेक्टर्स ऐसे खुद लेते हैं और थोड़ा-सा ऑपरेट करके दिखा देते हैं हुँ। कि मैं भी ऐसा है। तो अभी मार्केट में जो कैमराज़ आते हैं, वो आई थिंक हर टाइम कुछ ना कुछ नए-नए अपडेट होकर के आते हैं, नए-नए कुछ अपडेट्स उसमें रहते हैं, कैमरा चेंजेज़ होते हैं। तो आप एज़ अ डीओपी और सिनेमेटोग्राफर कैसे अपने आप को कैसे अपडेट रखते हो कि मतलब ये कैमरा अभी मार्केट में है? फॉर एग्ज़ाम्पल अभी एक्स कैमरा यूज़ कर रहे हैं, मेबी वो एक्स कैमरा चेंज हो रहा है, अभी मार्केट में ट्रेंड पे वाई कैमरा चल रहा है और आप जहाँ पे काम करने जा रहे हो वाई कैमरा यूज़ कर रहे हैं। तो आप उस टेक्नोलॉजी के साथ कैसे बैलेंस रखते हो अपने आप को? देखो, अभी मोस्ट ऑफ इंडस्ट्री में 3 कंपनीज़ कैमराज़ वर्क मोस्ट करते हैं। एक नंबर पे एरे एलेक्सा, हुँ, सेकंड नंबर पे आता है सोनी वेनिस, हुँ, थर्ड नंबर पे आता है रेड, हेलियम, हुँ, मॉन्स्टर, जो भी है। तो हर एक 1 एंड हाफ ईयर्स, 2 ईयर्स के बाद ना लेटेस्ट वर्जन आने लगा हर कैमरास का। हुँ, उसमें कुछ कैमरे फेल होते हैं, कुछ कैमरे सक्सेसफुल होते हैं। जैसे पहले रील फुटेज पे होता था, हुँ, नेगेटिव से कैमरे होते थे, अभी डिजिटल का ज़माना है पूरा। तो डिजिटल में अब अपग्रेडिंग तुरंत आ जाता है, ओके। और अपग्रेडिंग तुरंत आने की वजह से
एज मैं DOP सिनेमेटोग्राफर, बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स भी है DOP सिनेमेटोग्राफर, हम लोग क्या करते, जो कैमरा लॉन्च हो रहा है तो उसका स्टडी पहले कर लेते, उसमें अपग्रेडिंग क्या है, अच्छा। ओनली अपग्रेडिंग, हम्म, कोई हाई स्पीड अपग्रेड होता है, कलर टोन्स अपग्रेड होता है तुम्हारा, ये हो जाता है मोस्टली। तो आप जो भी नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हो उसके बारे में आप स्टडी कर लेते हैं कि क्या है इसमें नया, इसमें क्या है। क्या अपग्रेडिंग किया है, बाकी तो आपको, बाकी तो सेम ही होता है। हाँ 24 होता है, 25 फ्रेम जो होता है, 24 तो तुम्हारे फिल्म्स के लिए होता है, 25 फ्रेम तुम्हारे इसके लिए होता है, कमर्शियल्स के लिए होता है। तो नॉर्मली जो नॉर्मल बेस है तो है, बट अपग्रेडिंग क्या है, कभी हाई स्पीड जाना है तो कितने में हाई स्पीड जाएगा, 4K में जाएगा, 2K में जाएगा, 6K में जाएगा, 5K में जाएगा, उसका अपग्रेडिंग है। ये तो मोस्टली हम लोग कैमरा, मेरा तो माई चॉइस इज अलेक्सा। अपने स्ट्रगल बताया नहीं आपने, स्ट्रगल के बारे में। स्ट्रगल क्या होता है, हर सेट पे काम ढूंढना, स्टार्टिंग में चलो मुझे एक फिल्म तो मिल गई, बाद में जो मेरा स्ट्रगल था वो ज़रा फैमिली स्ट्रगल भी था, वहाँ से रहना करना, बोलते नहीं एक मेहनत रंग लाती है, उस जल्दी रंग लाई। ओके। और वो फर्स्ट कैमरा जब आपने होल्ड किया उस समय की आपकी, हाँ, जो फर्स्ट कैमरा था उस टाइम मैंने इंस्टीट्यूट में हमें सिखाया गया था, दोनों कैमरा सिखाए थे उस टाइम, डिजिटल भी आया था बट उतना पिक नहीं था। तो वो लोग एरी और ये सब कैमरा रखते हैं वो लोग, हाँ, रखते हैं। इंस्टीट्यूट में सब कैमराज होते हैं। जब मेरे टाइम में नेगेटिव भी थे, सुपर 60 में 435 कैमरा थे, मैंने उस पर भी सीखा था और डिजिटल कैमरा दोनों भी सीखा था। उसका प्लस पॉइंट मुझे क्या हुआ, जैसे मैंने बोला ना कि इंस्टीट्यूट करने की क्या फ़ायदा है, तो ये फ़ायदा होता है कि सडनली मुझे दोनों का भी नॉलेज था। जैसे पाठशाला में गया, फर्स्ट 435 पे शूट होने लगा और डिजिटल पे भी शूट होने लगा था, तो DOP को दोनों ही शूट करके उसका रिजल्ट देखना था। तो मैंने फर्स्ट टाइम 435 कैमरा ऑपरेट कर किया, बड़ा कैमरा था, एक प्राउड फील होता है, एक तो ऐसा लगता है कि यार मैंने होता ना कि बॉर्डर पे लेके गन लेके खड़ा है जो टेररिस्ट को मारने के लिए, जो प्राउड फील में उठाते हैं वैसे एक फील हो रहा था वहाँ पे मुझे। तो मेरे दोनों कैमरा, बट मुझे उस टाइम निगेटिव भी बेटर लगा था डिजिटल से, अभी भी मुझे डिजिटल से बेटर निगेटिव भी बेटर लगता है, बट डिजिटल में ऑप्शंस बहुत सारे, निगेटिव में ऑप्शंस नहीं होते। ऐसे तुम्हारा कैमरा, वाइट बैलेंस क्या रखना है, कलर हाँ। कॉम्बिनेशन क्या रखना है, वो हम रख सकते हैं। निगेटिव में वैसा नहीं होता। एक्चुअली जो तुम्हारा होता है, मीटर रीडिंग लेना है, तुम्हारे फेस पे कितना लाइट गिर रहा है, सेम एक्टर जाके उधर एक्सपोजर रखना है, अपर्चर रखना है आपको, वो प्रॉपर आपके मीटर के हिसाब से होता था। अभी डिजिटल में क्या है, मीटर के हिसाब से नहीं होता। मोस्ट ऑफ DOP, नॉलेजेबल DOP मीटर यूज़ ही करते हैं अभी भी, तो बेस्ट मेरे लिए तो बेस्ट है वो। और काफ़ी कैमरा हैवी होता है। अभी हम लोग शूट पे ही मिले थे, हाँ करेक्ट। तो वहाँ पे शूट पे मिले थे, तो वहाँ पे जस्ट मैंने पिक करके देखा था कि कैसा ये होता है। काफ़ी मतलब ऑलमोस्ट 25-30 kg का होता रहेगा वो कैमरा। करे 25 kg किधर नहीं गया, 22 to 25 किधर नहीं गया। आपने एक फिल्म देखी होगी साउथ की, जो रामचरण सर की फिल्म है, विवेक ओबरॉय उसमें नेगेटिव ने, वेलनम वलयम। अभी कुछ साल पहले, ये 1-2 साल पहले। हाँ 2-3 साल पहले रिलीज हुई थी, वो थोड़ा सा फ्लॉप हुई। उस टाइम की मैं याद बताता हूँ मुझे कि, हाँ नहीं उससे पहले मेरी कॉम के लिए मैंने गया था शूट करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए गया था कैमरा, मेरी कॉम। बट मेरी कॉम में गया था तो उसकी DOP थी, वो हैंडल यूज़ करती थी कैमरा। अच्छा। और मैंने हैंडल इतना यूज़ नहीं किया था, कभी नहीं किया था। अब यहाँ भी हम मतलब हैंडल नहीं कर रहे थे। हाँ नहीं करना नहीं, मतलब क्या होता है सिचुएशन के हिसाब से होता है। तो मेरी कॉम में जैसे DOP ने ना टोटल होल्ड ही करी थी, ऐसा नहीं लगता था कि आप हैंडल यूज़ कर रहे कैमरा। तुम शॉट देखोगे ना तो लगे तुम स्टैंड पे शूट कर रहे हो, कैमरा है तुम्हारा। अच्छा। फिर उस मेरी कॉम की DOP ने मुझे सिखाया कि हैंडल कैसे यूज़ किया जाता है। जैसे फॉरेनर DOP थी पहले, तो उन्होंने मुझे सिखाया कि हैंडल कैसे यूज़ किया जाता है। तब से मेरा, फिर बाद में मैंने वेदनम विलियम में, जैसे मैं बोल रहा था, उसके लिए फाइट सीक्वेंस के लिए ऋषि सर ने और डायरेक्टर को हैंडल यूज़ था, सर फाइट मास्टर को हैंडल यूज़ करना था। 100 की लेंस लगे, क्लोज शॉट्स है, और फाइट उसमें सिर्फ रामचरण का आइज़ दिखाना है, फाइट सीक्वेंस में फेस दिखाना है, ओनली टाइट फेस, और 100 की लेंस में। मेरी तो टाइट एफिस हो गई थी, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ऋषि सर मेरा जो होते, उन्होंने बोला प्रशांत डू इट,
फाइट मास्टर थे, उन्होंने बोला शांत मुझे चाहिए शॉट्स, तो कर ले किसी भी हाल में। तो 3 कैमरा सेटअप था, फाइट सीक्वेंस कर रहे थे, तो टचवुड कैसे आ गया पता नहीं, बट मुझे ना उस टाइम मेरे कम्युनिटी ने वर्क किया था ना, वो सेम सिस्टम मैंने यूज़ यहाँ पे किया कि प्रॉपर होल्ड कैसे किया जाता है कैमरा को, आर्टिस्ट को फॉलो कैसे किया जाता है। अब फाइट में अलग होता है, आर्टिस्ट कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा पता नहीं होता। सीन में पता है आपको यहाँ से आके बैठेगा वहाँ तक वो जाने वाला है कंटेंट, एक्शन में नहीं होता इससे, नीचे ऊपर हो जाता है, कभी वो नीचे बैठेगा कभी ऊपर हो जाता है, नहीं। तभी भी मैंने हैंडल वो यूज़ किया प्रॉपरली। जैसे रामचरण सर आया, देखा, उसने भी शोल्डर पे टैप दिए, नाइस हैंडलिंग, सब ने मुझे तारीफ़ की। तब से कहते कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि तुम हैंडल भी अच्छा कर पाओगे, ये था मेरे पास। तब से मैं भी हैंडल मोस्ट ऑफ फाइट में मैं हैंडल यूज़ करता हूँ अभी भी। फिल्म देखते हैं आप थिएटर में जा करके? यस, बहुत सारी फिल्में देखता हूँ। लास्ट फिल्म कौन सी देखी? अभी लास्ट मैंने देखी थी जाट फिल्म, जाट। क्योंकि हमारी टीम थी वो पूरी। अच्छा। उस टाइम मैं दूसरी जगह पे बिजी था, वो मिस हो गई फिल्म मेरी वजह से। इसलिए हम क्यों जाते थिएटर में देखने के लिए, मैं सिर्फ एंगल और लाइटिंग देखने के लिए जाते हैं हम लोग, बाकी कुछ ऐसा नहीं है। मैं मोस्ट ऑफ इतनी सारी फिल्म देखता हूँ, मेरी वाइफ भी बोलती थी कि कितनी फिल्में देखते हो तुम, हर बार फिल्म नहीं है। तो मेरा जॉब है कि लेटेस्ट क्या आ रहा है। और मोस्ट ऑफ मैं ना साउथ फिल्में, मराठी फिल्म्स एंड हॉलीवुड फिल्म्स, मोस्टली मैं ये फिल्म्स देखने जाता हूँ। और जो घर में रहता तो वेब सीरीज़ बहुत सारे जो चैनल्स OTT के न्यू क्या आ रहा है, नेटफ्लिक्स देखना इंपॉर्टेंट है। मैं सबको राय देता हूँ नेटफ्लिक्स, अमेजन देखो, उनका लाइटिंग, जो न्यू कमर है देखो उन्होंने क्या किया है। हर एक टीम के लिए बोलता हूँ मैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ DOP के लिए, हर एक टीम के लिए देखना बहुत ज़रूरी है। तुम जितना फिल्म्स देखोगे उतना बेटर है, तुम्हारा नॉलेज भी बढ़ते जाएगा, जितना वर्क में तुम्हें इजी पड़ेगा। जैसे कमर्शियल में तो बहुत सारे तुम एड्स देखते रहो, सेट पे जाओ, मिलो सबसे, उनका लाइटिंग देखो, उसका लाइटिंग देखो, तुम्हारा लाइटिंग सेंस क्या है। तो बेसिकली मैं VFX फील्ड से हूँ, तो थोड़ा VFX के बारे में बात करते हैं कि आपकी क्या सोच है उसके ऊपर, VFX के ऊपर जो भी बन रही है और आ रही है अभी के लिए VFX बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तुम्हें रिच एंड फील दिखाना है, जो आर्टिस्ट नहीं कर पाते वो दिखाना है, तुम्हारा लोकेशन नहीं हो, जो आप नहीं कर पाएंगे वो लोकेशन क्रिएट करता है VFX। बहुत सारी चीज़ें उसमें कि VFX आने की वजह से इंडस्ट्री में बहुत सारा वर्क भी बढ़ चुका है सबके लिए, और एक लुक भी चेंज हुआ है। जैसे हम हॉलीवुड की बातें करते थे कि यार कैसा देखता था फिल्म, जैसे तुम देखते हैरी पॉटर, कि जब हम लोग स्कूल में थे हैरी पॉटर देखने के लिए बहुत रोते थे। उस ज़माना एक अलग दुनिया थी हैरी पॉटर्स की। क्यों थी? VFX की वजह से थी ना। तो वो स्टारडम वो टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं आई थी इंडिया में तब, और अभी VFX आने की वजह से बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बन रही है। जैसे बाहुबली भी बनी, उसके बाद तुम्हारी बाहुबली के बाद तो अपनी इंडिया में जो VFX थी उसकी बहुत टर्निंग पॉइंट थी उसके लिए, क्योंकि उसके बाद से VFX सब मूवी में आना चालू होगा। उसके बाद तुम तानाजी फिल्म देखो, तानाजी में बहुत अच्छा VFX हुआ है, मैं मानूँ तानाजी बहुत अच्छी VFX की फिल्म है। फिर उससे पहले मैंने की थी फिल्म रोर, टाइगर ऑफ सुंदरबन, उसमें अच्छा VFX है। बहुत सारी VFX में अच्छी अच्छी फिल्में अभी इंडिया में बन रही है और आना ज़रूरी भी है। उसके बाद RRR देखा आपने होगा, उसमें वो तो फिल्म VFX भी ऊपर बने ना। हाँ, उसका बेस्ट ऑफ वर्क निकाला है VFX से राजा मौली सर ने। और वो बाहुबली भी उनका ही था। तो उनको उतना अच्छा नॉलेज है VFX में, क्या यूज़ करना है, VFX को कैसे यूज़ करना है। उनको यूज़ पता है कि कहाँ पे कैसे यूज़ वो मैंने बोला था ना, डायरेक्टर को पता होना चाहिए कि मेरी फिल्म्स कैसी होनी चाहिए। मतलब विजुअल पता होता है उनको कि क्या है, कैसा आने वाला है, उस तरह से वो शूट भी करते हैं उनका। और हमें भी इजी हो चुका है, हमें भी बहुत अच्छा वर्क मिलता है कि VFX करना है तो कैसे शॉट लिए जाते हैं, कैसे पूरी क्रोमा कैसे क्रिएट किया जाएगा, क्रोमा लाइटिंग कैसी की जाएगी VFX के हिसाब से, वो भी बहुत बड़ी चैलेंजिंग वर्क है।
अलग अलग जो शॉट्स हम लोग देखते हैं, वाइड एंगल, क्लोजअप, ठीक है, एक्सट्रीम क्लोजअप, वो सब अलग अलग शॉट्स के लिए अलग अलग कौन से कैमरा यूज होते हैं, क्या क्या वहाँ पे टेक्निक्स होता है? क्लोज वाइड शॉट टू क्लोज शॉट जाने के लिए हम लोग डॉली यूज़ करते हैं, डॉली पैंथर। जैसे ट्रैक आपको लगता है क्लोज, वाइड से क्लोज जा रहा है जा रहा है जा रहा है, तो उससे वो डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है हाँ। कि जैसे डायलॉग्स स्टार्ट हो गए, जैसे मैं राम गोपाल सर का बात कर रहा हूँ, उनका कैसा होता था, ट्रॉली स्टार्ट हो गई, स्टार्ट डायलॉग पे स्टार्ट होती है, जैसे डायलॉग खत्म हो उस ट्रॉली आपकी रुकनी चाहिए। ये होता है पॉइंट ऑफ टेक्निकल वर्क। आजकल के जनरेशन में कुछ ये पता नहीं है, कुछ भी लग जाते हैं, बट जो डायरेक्टर्स है, ब्रिलियंट डायरेक्टर्स, उनको ये बड़ा डायलॉग खत्म, ट्रॉली स्टॉप, चाहे कौन सी मूवमेंट पे हो, तुम्हारे फ्रेम के एंगल नहीं, कुछ नहीं। और सेम थिंग अपोजिट भी एंगल, जो जिसका रिएक्शन भी लेना है, सेम थिंग उसके डायलॉग पे भी मुझे चार्ज होना चाहिए। ये होती टेक्निक्स बातें। और ड्रोन शॉट आपने कभी लिया? ड्रोन शॉट और ड्रोन ऑपरेटर्स अलग आते हैं, अलग से आते उसके हैं। उससे हाँ। फाइट सीक्वेंस का एक मेरे माइंड में था कि फाइट सीक्वेंस में क्या होता है ना, कि जब फाइट हो रहा होता है तो नॉर्मल शॉट की तरह अपना कैमरा ऐसा नहीं होता है कि पैन हो रहा है, साइड जा रहा है, जूम आउट हो रहा है, जूम इन हो रहा है, उसमें कैमरा शेक फटफट होते रहता है। जब फाइट हो रही है, कैमरा शेक हो रही है साथ में, तो वो कैसे लेते हैं शॉट? नहीं, उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कि एक हाई स्पीड शॉट होता है, हाई स्पीड में स्लो में कोई गिर रहा है, फटक हाँ फिर हाँ जो होता है इसको रैंपिंग शॉट बोला हाँ, जाता है। वो तो हाँ, वो रैम्पिंग शॉट। वो रैंपिंग शॉट क्या होता है, उसके लिए हम लोग फैंटम कैमरा यूज़ करते हैं। तो फैंटम कैमरा का कैसा होता है कि फ्रेम्स उसमें हाई स्पीड होते हैं, 120, 150, 220, ये हाई स्पीड तक चला जाता है। जैसे तुम साउथ में देखते हो, फिर आ रहा है, भागते आ रहा है, फिर स्लो में गया, फिर रफ करो, फास्ट में गिरता है नीचे, वो रैंपिंग शॉट होता है। तो मोस्टली अभी हमारे पास भी बहुत यूज़ हो रहा है, बॉलीवुड में तो पहले भी होता था बट रेयर होता है, अभी बहुत यूज़ हो रहा है। ये रैंपिंग शॉट्स होते हैं सब। और तुम बोले कि फास्ट कटिंग, इसका कटिंग भी इंपॉर्टेंट होता है कि इसको हैंडल ऑपरेट किया जाता है। अच्छा। हाँ, कि फॉलो करना आर्टिस्ट को, जो फाइटर्स है, जो एक्टर्स है, उसको फाइट हैंडल करना, कैसे कहाँ गिरा, एकदम कट टू कट वो होते रहते। यस यस। थैंक यू सो मच सर आने के लिए, और बहुत इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स में हमने बात की है, मतलब जनरली जो ज़्यादातर ऐसे टॉपिक्स नहीं होते हैं। नहीं, थैंक यू, मुझे बोलना चाहिए कि तुमने टेक्नीशियन को पॉडकास्ट में बुला के अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। अभी तक मुझे लगता है किसी ने नहीं किया। हाँ, अच्छी बात है ये, तुम हमें बुला के, हर एक टेक्नीशियन को बुला के, क्योंकि नज़रिया अलग अलग होता है। जो न्यू कमर्स को आता है तो उनको समझ में आता है, और अदर पीपल्स को भी समझ में आता है, नॉर्मल पीपल्स को, कि इंडस्ट्री में क्या होता है, कैसे आगे बढ़ते हैं, क्या होता है।